हेलो बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स अजर्शन रीजन क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो अजर्शन रीजन क्वेश्चंस रहेंगे और वो जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो इससे पहले अगर आपने पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखें ताकि कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा है कि इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है हमारा उसमें ये रहता है कि जो अजर्शन है वो हमारा करेक्ट है और जो रीजन है वो भी हमारा करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लानेशन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारी एक्सप्लानेशन रहेगी और सेकंड जो रहेगा हमारा कि अजर्शन है वो करेक्ट है, रीजन है वो भी करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लानेशन नहीं है। तो यहाँ पे नोट वाला पार्ट होगा और जो थर्ड ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा कि जो अजर्शन है वो हमारा करेक्ट है, रीजन है हमारा इनकरेक्ट है। और उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा हमारा वो रहेगा अजर्शन इनकरेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अजर्शन है हमारा ए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। तो वर्क डन जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो देखिए जनरली जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर हमारे पास ये बॉक्स है तो इसको अगर हम इस तरीके से इधर मूव करवाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। तो अगर एस इधर है तो यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोजिट लगता है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो वर्क नेगेटिव हो जाता है। तो ये वैसे ये जो है फ्रिक्शन फोर्स का जो सेंटेंस है यहाँ पे बताया गया है ये करेक्ट है, लेकिन कई बार जो है फ्रिक्शन फोर्स है वो पॉजिटिव भी हो जाता है। तो देखिए जैसे अगर हम एक बॉक्स के ऊपर कोई अगर हम दूसरा बॉक्स रखेंगे और डिस्प्लेसमेंट इधर होंगे तो यहाँ पे ये जो दोनों बॉक्स हमने रखे यहाँ पे इस पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स है वो इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम नेगेटिव होता है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा हमारे पास। रीजन देखते हैं, इफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स है वो किसी बॉडी पे लगता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ठीक बात है वो कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हमारा ठीक रहेगा। तो इस केस में हमारा जो अजर्शन है वो गलत हो जाएगा और जो रीजन है वो हमारा ठीक हो जाएगा। तो जो डी ऑप्शन रहेगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अजर्शन है हमारा ए स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी बोथ व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। यानी कि जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे और या हम उसको कंप्रेस करेंगे, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या उसको खींचेंगे तो दोनों केस में क्या होती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब अजर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में देखते हैं, इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि जो वर्क होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो इस केस में अजर्शन भी हमारा करेक्ट है, रीजन भी हमारा करेक्ट है। तो दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे और ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो जो ऑप्शन ए होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अजर्शन है ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑलवेज डज वर्क ऑन द बॉडी। अब यानी कि देखो कि जब कभी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा तो ऐसा नहीं हुआ कि वो हमेशा ही वर्क करेगा। हो सकता है कि बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ना हुआ हो, तो इसका मतलब हमेशा तो नहीं होगा कि वर्क, कुछ केस में हो सकता है कुछ केस में नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास ये गलत स्टेटमेंट है। रीजन देखते हैं, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिस्प्लेस द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क विल बी मैक्सिमम। यानी कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है तो जो वो वर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब जो हमारा रीजन है वो हमारा ठीक हो जाएगा, अजर्शन गलत होगा। तो जो डी ऑप्शन है हमारा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अजर्शन, नेक्स्ट हम देखते हैं, अजर्शन है हमारे पास, ए मैन रोविंग ए बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैंक ही इज डूइंग नो एक्सटर्नल वर्क। यानी कि कोई भी एक
आदमी है वो रोविंग कर रहा है, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए अगर ये है हमारी, ये कोई रिवर है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और वो उसकी जो बोट है उसकी बोट को अगर हम यहाँ पे ले लें, ये देखिए अगर उसकी बोट को हम यहाँ पे ले लेंगे तो वो अगर इधर जा रहा है और यहाँ पे ये जो है ये किनारे हैं यहाँ पे, ये देखिए अब वो जो ओवरकम करा इस पानी के भाव को, यानी अपस्ट्रीम को क्या करेगा, ओवरकम करेगा, तो यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, वर्क डन भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगी हमारी। तो देखते हैं रीजन, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो जो डब्ल्यू होता है वो एफ एस कोस थीटा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जब एस की वैल्यू अगर हमारे पास जीरो हो गई तो एस जीरो हो गया, तो इसका मतलब जो डब्ल्यू होगा हमारा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में ये जो है ये हमारा ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं असर्शन हमारे पास, वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स। आगे इसमें लिखा हुआ है एवरी फोर्स, यानी कि हर एक फोर्स के लिए अगर बॉडी क्लोज लूप में मूव कर रही है, तो क्लोज लूप के लिए क्या होता है कि बॉडी अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ पर वापस आ गई, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा हमारा जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास एफ एस कोस थीटा। तो इस केस में एस की वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब जो वर्क होगा हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है हमारी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखते हैं, रीजन है वर्क डन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फोर्स। तो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ फोर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब दोनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाले है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ही हमारे ठीक हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो जो बी ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन है हमारे पास, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ ए मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे मोमेंटम के अंदर क्या है, चेंज की बात की गई है और मोमेंटम के अंदर चेंज होता है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से ही चेंज होता है। एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा तब मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा। तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स का कोई भी रोल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखियो यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बात की गई, तो प्रोपोर्शनल तो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग है। रीजन देखते हैं, इंटरनल फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी बट नॉट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इंटरनल फोर्स है वो काइनेटिक एनर्जी को तो चेंज कर सकता है लेकिन मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये जो है हमारा ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो रीजन है वो ठीक हो जाएगा, जर्शन गलत, तो जो डी ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन है हमारे पास, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज है वो किस वजह से होता है, वो जितना वर्क होगा, कोई फोर्स है उस पर वो जितना वर्क करेगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास, तो ये हमारा असर्शन है ये करेक्ट है। रीजन देखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ओनली इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल। अब देखिए यहाँ पे ये गलत है, जो वन पार्टिकल हो चाहे कितने भी पार्टिकल हों, ये जो थ्योरम है ये वर्क एनर्जी थ्योरम हर एक चीज़ पे एप्लीकेबल है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे भी एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब जो रीज़न है हमारा वो गलत है, असर्शन हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। यानी कि कोई भी जो सिस्टम है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं बिना एक्सटर्नल फोर्स के। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है वो होगा जब कोई न कोई वर्क डन होगा।
तो वर्क डन होगा तभी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो इसका मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। और वर्क कब होगा, जब यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई फोर्स लगेगा तभी वर्क होगा। रीजन देखते हैं। दिस इज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये इस वजह से है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है कि वो हाफ mv² होती है। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये हमारी ठीक है और ये हमारी ठीक है और ये हमारी गलत हो गई। तो इसका मतलब जो हमारा असर्शन है वो गलत है, रीज़न हमारा ठीक है। तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं असर्शन हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज क्वाड्रपल्ड व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। यानी वेलोसिटी को अगर हम डबल करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक बात है, हाफ mv² होता है, ये हमारा हाफ mv² होता है। और v को अगर 2v करेंगे यानी डबल करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका मतलब ये जो है हमारी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज डबल देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी क्वाड्रपल्ड। तो इसका मतलब ये जो है हमारा ये एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगी। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन है हमारा, इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज ट्रिपल्ड। अगर हम वेलोसिटी को ट्रिपल करेंगे देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने पढ़ा ऊपर फॉर्मूला। और रीजन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे पास हाफ mv²। तो इसका मतलब ये भी हमारी ठीक बात है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे। तो जो ए ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास असर्शन है हमारे पास, इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज द एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। यानी इलास्टिक कोलिजन कभी भी होगा तो जो बॉडीज है उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो कंजर्व रहेगी। तो ये बिल्कुल हमारी ठीक बात है, तो असर्शन हमारा करेक्ट है। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व है। तो इसका मतलब ये जो है ये भी हमारा करेक्ट और ऊपर वाले की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका मतलब जो हमारे असर्शन है और रीजन है दोनों ट्रू हो जाएंगे और जो रीजन है वो क्या है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी हमारी असर्शन की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास असर्शन है, फ्रिक्शन फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये जो है ये गलत बात है हमारी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये जो है ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड विद फ्रिक्शन फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो फ्रिक्शन फोर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होती बल्कि कंजर्वेटिव फोर्स के साथ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इनके साथ एसोसिएटेड होती है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा गलत हो। तो इस केस में हमारे दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो जो ऑप्शन 4 होगा हमारा कि बोथ ए एंड आर आर फोर्स, तो ये हमारा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जो वर्क होता है वो क्या होता है, एनर्जी या तो हम ऑब्जेक्ट से ले या ऑब्जेक्ट को दे, ट्रांसफर करें, वो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है ऑन द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है। रीजन देखते हैं, इफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट the work is positive and if the energy is transferred from object the work is नेगेटिव। तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ऑब्जेक्ट से वर्क लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही हमारे करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो जो ए ऑप्शन होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वही हमारे पास, ये है असर्शन हमारे पास, फॉर ए क्लोज isolated system during a collision the linear momentum of each colliding body may change but the total linear momentum of the system cannot change whether the collision is elastic or inelastic। ये हमने पढ़ा है कि जब collision चाहे इलास्टिक हो
चाहे इन इलास्टिक हो, जो टोटल मोमेंटम है पूरे के पूरे सिस्टम की वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन जब भी होगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी इलास्टिक कोलिजन में। तो ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही हमारे करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाले को मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अजर्शन है हमारे पास, वर्क डन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीरो। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी उसमें क्या होगा, उसमें वर्क जीरो होगा, क्योंकि एस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। अब जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है, तो ये बात क्या है हमारा, ये भी हमारी गलत बात है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है तो फोर्स हमेशा किधर रहता है, हमेशा 90 डिग्री पे रहता है, हमेशा सेंटर की ओर रहता है, तो हमेशा अलोंग द डिस्प्लेसमेंट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी ये गलत हो जाएगी। तो इस केस में हमारा अजर्शन ट्रू होगा, बट रीजन क्या है, वो फॉल्स होगा। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर से देखे। तो आगे हम और नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।